हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो वेलकम टू इंजीनियरिंग विथ रजनीश। यहाँ पर हम एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा है आईसी इंजन। और आज का टॉपिक होगा हमारा कंबस्चन इन एसआई इंजन एंड सीआई इंजन। ये आईसी इंजन का फोर्थ लेक्चर है। इसके बाद हम फ्यूल्स का क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ ब्रेक पावर टू इंडिकेटेड पावर ऑफ एन आईसी इंजन इज कॉल्ड। कह रहा है कि बीपी बाई आईपी ये क्या होता है। ये होता है हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी। अगर हम मैकेनिकल इफिशियंसी को रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा मैकेनिकल इफिशियंसी क्या होता है, ब्रेक पावर अपॉन इंडिकेटेड पावर। इंडिकेटेड पावर हमारा क्या होता है, एम सी वी। ब्रेक पावर क्या होता है, पावर अवेलेबल एट शाफ्ट। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। Increasing the compression ratio in SI engine, the detonation tendency। ये कंप्रेशन रेशियो आर है। जब कंप्रेशन रेशियो आर है इंक्रीज करेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसका टेम्परेचर, इंड चार्ज का। इंड चार्ज का जो हमारा टेम्परेचर है वो इंक्रीज करेगा। जब इंड चार्ज का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो एसआई इंजन में क्या होगा, एसआई इंजन में नॉकिंग की टेंडेंसी या डिटोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इससे हमारा क्या होगा, डिटोनेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। डिटोनेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा इसका, 52 का, बी। अगर यही स्पीड हम कम कर दें, इंजन की स्पीड इंक्रीज कर दें तो हमारा डिटोनेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डिटोनेशन हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कंबस्चन इन एसआई इंजन। एसआई इंजन के कंबस्चन का फर्स्ट स्टेज क्या है, इग्निशन लैग, फ्लेम प्रोपेगेशन, रैपिड कंबस्चन, आफ्टर बर्निंग। तो ये होगा हमारा इग्निशन लैग। इन सीआई इंजन, सीआई इंजन में द कंबस्चन इज वेरी रिच, हेट्रोजीनियस, केमिकली करेक्ट या होमोजीनियस। जैसा कि हमें पता है कि जो हमारा सीआई इंजन है, सीआई इंजन में हमारा कंबस्चन कैसे होता है, हेट्रोजीनियस होता है। वही दूसरी तरफ एसआई इंजन को देखें तो एसआई इंजन में कंबस्चन कैसा होता है, होमोजीनियस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बोरेटर के हेल्प से इसमें एयर प्लस फ्यूल की सप्लाई की जाती है। बट सीआई इंजन में एयर को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद इसमें क्या इंजेक्ट कराया जाता है, फ्यूल को इंजेक्ट कराया जाता है इंजेक्टर के थ्रू। इसी वजह से इसमें क्या होता है, हेट्रोजीनियस कंबस्चन होता है। The total power developed by combustion of fuel in the combustion chamber is called। कह रहा है जो हमारा combustion chamber है उसमें जो टोटल पावर डेवलप्ड हुई है, क्या, टोटल पावर। टोटल पावर डेवलप क्या हो गया, एम सी वी, मास ऑफ फ्यूल, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये हमारा क्या होता है, टोटल पावर होता है। इसी को तो हमने अभी बताया था कि हमारा क्या होता है, इंडिकेटेड पावर होता है। पावर अवेलेबल एट शाफ्ट, जो शाफ्ट पे पावर अवेलेबल होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेक पावर। अब यहाँ अगर हम मैकेनिकल इफिशियंसी देखें, मैकेनिकल इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बीपी बाई आईपी, यानी कि ब्रेक पावर अपान इंडिकेटेड पावर। आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडिकेटेड पावर। इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ फ्यूल इनटू द पार्टिकल्स, फाइन एटमाइजेशन ऑफ फ्यूल, एयर सप्लाई एट इंक्रीज्ड प्रेशर, मिक्सिंग ऑफ फ्यूल एंड एयर, एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। देखो, कह रहा है कि ब्रेकिंग ऑफ फ्यूल इनटू फाइन पार्टिकल्स। फ्यूल को किसमें हमें ब्रेक करना है, फाइन पार्टिकल। तो हमारा जो एटमाइजेशन प्रोसेस होता है,
जो हमारा एटमॉइजेशन प्रोसेस होता है, एटमॉइजेशन प्रोसेस होता है, इससे क्या बनते हैं, फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। इससे हमारा क्या बनता है, फाइन पार्टिकल बनता है। जब फाइन पार्टिकल बनेगा तो इससे क्या होगा, सरफेस एरिया हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वेपराइजेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। वेपराइजेशन की टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब वेपराइजेशन की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी तो उससे क्या होगा, कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा, फिजिकल कांटेक्ट एरिया बढ़ेगा। कांटेक्ट एरिया उसका इंक्रीज कर जाएगा। जब कांटेक्ट एरिया इंक्रीज कर जाएगा तो जो एयर है वो ज्यादा कैरी करेगी फ्यूल को। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। ड्यूरिंग सक्शन ऑफ एयर इन सीआई इंजन, the pressure in cylinder will be atmosphere. The during suction of air in CI engine, the pressure in cylinder will be, तो यहाँ पे क्या होगा, डैश डैश एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर के इक्वल होगा या लेस देन होगा, मोर देन होगा, मोर और लेस होगा। देखो जब हमारा सक्शन होता है सीआई इंजन में, जब वो सक्शन होगा तो जो उसका सिलेंडर का प्रेशर होगा वो एटमॉस्फियर प्रेशर से क्या होता है, लेस होता है। आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा। What will be the effect if by mistake diesel fuel is supplied in petrol engine? कह रहा है कि मिस्टेक से क्या हुआ कि डीजल फ्यूल को सप्लाई कर दिया गया किसमें, पेट्रोल इंजन में, तब क्या होगा। देखो जैसे ये हमारा डीजल इंजन है, डीजल इंजन है, इसमें क्या आ गया, पेट्रोल आ गया। जब ये इसमें पेट्रोल आ जाएगा तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाती है। इसकी वजह से नॉकिंग टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, नॉकिंग टेंडेंसी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर ये हमारा पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल इंजन में क्या आ जाए, डीजल आ जाए, डीजल आ जाए, तो अब क्या होता है कि जब पेट्रोल इंजन में डीजल आ जाएगा तो डीजल क्या है, हमारा स्पार्क प्लग को, जो पेट्रोल इंजन में हमारा क्या लगा रहता है, स्पार्क प्लग लगा रहता है, स्पार्क प्लग को क्या होता है, क्लॉग अप कर लेता है, क्लॉग अप कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है, और ये फ्यूल सिस्टम को भी क्या करता है, क्लॉग कर लेता है। इसकी वजह से हमारा इंजन क्या है, रन नहीं कर पाता है। आंसर क्या हो जाएगा, सी। द फंक्शन ऑफ पिस्टन रिंग इन इंटरनल इंजन इज आल्सो टू, जो पिस्टन रिंग होती है उसका क्या यूज होता है। ऑप्शन है, इंक्रीज द स्पीड, नो। प्रिवेंट पिस्टन फ्रॉम क्रोजन, ये भी नहीं होगा। कूल द सिलेंडर, ये भी नहीं होगा। बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है हमारा, डिसिपेट हीट टू सिलेंडर वाल्स। क्या काम करता है पिस्टन रिंग, डिसिपेट हीट टू सिलेंडर वाल। इन a diesel engine, where does the mixing of fuel and air occur? जो हमारा डीजल इंजन होता है उसमें फ्यूल और एयर की मिक्सिंग कहाँ पे होती है। देखो अगर हम यहाँ पे सी आई और एस आई इंजन की बात करें तो सी आई एस आई इंजन हमारा क्या होता है, पेट्रोल इंजन होता है। अब इसमें जो मिक्सिंग होती है, ये मिक्सिंग कहाँ पे होती है, कार्बोरेटर में होती है, कार्बोरेटर में होती है। बट जो हमारा सी आई इंजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डीजल इंजन बोलते हैं। इसमें जो हमारा मिक्सिंग होती है एयर फ्यूल का, वो किसमें होता है, इंजन के सिलेंडर में होता है। क्यों, क्योंकि जो हम सिर्फ एयर को कंप्रेस करते हैं डीजल इंजन में, उसके बाद फ्यूल को इंजेक्ट कराएंगे तो मिक्सिंग कहाँ पे होगी, वो इंजन के सिलेंडर में ही होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इंजन सिलेंडर। डैश डैश इन द फ्यूल इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग नॉकिंग, नॉकिंग के टाइम में कौन सा फ्यूल ऑक्सीडाइज होता है। क्या वाटर होता है वहां पे, नो। फास्फोरस भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कोल भी नहीं होता है वहां पे, कोल भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा। सिर्फ हमारा क्या होता है वहां पे, हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से फ्यूल होते हैं, वही क्या होते हैं नॉकिंग के टाइम में ऑक्सीडाइज होते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन।
टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ ए कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डैश डैश इन ए सिंगल स्ट्रोक। जो टू स्ट्रोक इंजन होता है उस सिंगल स्ट्रोक में कौन सा प्रोसेस रखता है? सक्शन एंड एग्जॉस्ट? नो। सक्शन एंड कंप्रेसर? यस। जो है हमारा टू स्ट्रोक है, सिंगल स्ट्रोक में क्या करता है, वो सक्शन भी करता है, कंप्रेशन भी करता है। सक्शन एंड एक्सपेंशन? नो। कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन? नो। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 52 का बी। ए टू स्ट्रोक इंजन कंसिस्ट ऑफ पोर्ट्स। टू स्ट्रोक इंजन जो होता है उसमें कितने पोर्ट होते हैं? देखो, जो हमारा टू स्ट्रोक इंजन होता है उसमें तीन पोर्ट होते हैं। तीन पोर्ट होते हैं। पहला क्या होता है? हमारा होता है एक सक्शन पोर्ट होता है, एक सक्शन पोर्ट होता है, सक्शन पोर्ट होता है। दूसरा क्या होता है? एग्जॉस्ट पोर्ट होता है, एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। तीसरा क्या होता है? ट्रांसफर पोर्ट होता है। अब वहीं अगर हम बात करें फोर स्ट्रोक इंजन की, जो हमारा फोर स्ट्रोक इंजन होता है उसमें क्या होता है? वाल्व होते हैं, उसमें वाल्व मैकेनिज्म होती है। बट टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? उसमें पोर्ट्स होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है? पोर्ट होते हैं। आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ए। द फंक्शन ऑफ ए कार्बोरेटर इन इंटरनल कंबस्शन इंजन इज। अभी हमने आपको बताया कि कार्बोरेटर का काम क्या होता है। कार्बोरेटर किसमें यूज होता है? एसआई इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन यानी कि पेट्रोल इंजन में। अब इसका काम क्या होता है? ये मेंटेन करता है एयर फ्यूल रेशियो को। इसको मेंटेन करता है एयर फ्यूल रेशियो को। ऑप्शन क्या है? टू मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो, टू कंट्रोल फ्यूल एलोन, टू कंट्रोल एयर एलोन, टू कूल एग्जॉस्ट गैसेस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू मेंटेन एयर फ्यूल रेशियो। नॉमिनल वॉल्यूम जनरेटेड बाय द वर्किंग पिस्टन व्हेन ट्रेवलिंग फ्रॉम वन डेड सेंटर टू द नेक्स्ट। देखो, जैसे ये हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या है? बॉटम डेड सेंटर है। ये हमारा क्या है? टॉप डेड सेंटर है। तो इसके बीच का जो वॉल्यूम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वेप्ट वॉल्यूम बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? बी। द फोर्थ स्टेज ऑफ कंबस द फोर्थ स्टेज ऑफ द कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस इज। फोर्थ स्टेज कंप्रेशन इग्निशन प्रोसेस का क्या होता है? बर्निंग ऑन द एक्सपेंशन स्ट्रोक, इग्निशन डिले पीरियड, पीरियड ऑफ कंट्रोल कंबस्शन, या फिर पीरियड ऑफ रैपिड और अनकंट्रोल कंबस्शन। देखो, जो हम कितने स्टेज होते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन में? फोर स्टेज होते हैं। तो इसका जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है बर्निंग ऑन द एक्सपेंशन स्ट्रोक। द एयर फ्यूल रेशियो यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन इन द रेंज ऑफ। कह रहा है कि जो एयर फ्यूल रेशियो है वो सीआई इंजन में कितना यूज होता है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जो यहाँ हमारा लीन मिक्सर जो होता है, एयर फ्यूल रेशियो जो होता है यहाँ पे, एयर फ्यूल रेशियो जो है लीन मिक्सर के लिए ये होता है 18:1। और ये मैक्सिमम लोड के लिए क्या हो जाता है? 100:1। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे मैच कर रहे हैं? क्या किस रेंज में दिया? 16-14, या 40-48, 18-25, 28-36। देखो, यहाँ पे कुछ मिक्स मेंशन नहीं किया है कि हमें किसके लिए लेना है, लीन के लिए लेना है या फुल लोड के लिए लेना है या पार्ट लोड के लिए लेना है। तो यहाँ पे हम क्या तीनों ऑप्शन कर सकते हैं, सी डी एंड बी, क्योंकि इस रेंज में क्या है? तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी ये तीनों क्या होंगे? ऑप्शन हो सकते हैं हमारे। Which of the following statements is more relevant in the context of IC engine? IC इंजन के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट मोस्ट रिलेवेंट है? द कंप्रेशन रेशियो ऑफ फ्यूल एयर मिक्सर इज इन द रेंज ऑफ 6 to 10 इन स्पार्क इग्निशन इंजन। यस, ये तो होता है।
कंप्रेशन रेशियो ऑफ फॉर एयर इज इन द रेंज ऑफ 16 to 20 फॉर एसआई इंजन। नो, एसआई इंजन के लिए कंप्रेशन रेशियो क्या होता है? 6 to 10 होता है। Walls of the engine cylinder of SI engine need to be thicker than CI engine? No. The compression ignition engine have lesser weight than SI engine? ऐसा भी नहीं होता है। SI इंजन हमारा क्या होता है? लाइटर होता है कंपेयर टू CI इंजन। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो अब हम ये हमारा जो कंबस्शन ऑफ SI इंजन और CI इंजन था वो कंप्लीट हो गया। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूल्स की क्वेश्चन। कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये कह रहा है कि पहला क्या बताना है कि कार्बन को बर्न करने से क्या बन रहा है? CO2 बन रहा है। फिर क्या है कि कार्बन को बर्न किया क्या बन रहा है? ओके साथ ये बन रहा है हमारा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो एक्चुअल में क्या हुआ, अब ये पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ एयर रिक्वायर्ड। एयर रिक्वायर्ड इसके लिए क्या है? हमने मान लिया A1 है, इसके लिए क्या है? A2 है। तो ये पूछ रहा है कि A1 बाई A2 का रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 12 होता है। ऑक्सीजन के क्या होता है? 16 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 32। अब इसका CO2 को निकालेंगे तो 44 हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम एयर की बात करें क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 32/12 इंटू 100/21। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा। ये क्या हो जाएगा? 32 हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 होगा, तभी हमारा इक्वेशन क्या होगा? बैलेंस होगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इंटू 2, 2 इंटू 44। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन एयर कितना रिक्वायर्ड होगी? 32 डिवाइडेड 12 इंटू 2 इंटू 100/21। जब इन दोनों को हम रेशियो को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2:1 का। तो आंसर हमारा कौन सा है? बी। फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ 1 kg ऑफ कार्बन द एयर रिक्वायर्ड विल बी। एयर किसमें पूछा है? केजी में पूछा है। तो क्या है? कार्बन को हमें बर्न करना है, C+O। इसको बर्न करेंगे क्या मिलेगा? CO2 मिलेगा। इसका 12 हो गया, ये हमारा क्या हो गया? 32, ये हो गया 44। अब कह रहा है कि 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स, 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स, कितना रिक्वायर करेगा? 32/12 kg ऑफ O2 ऑक्सीजन। बट यहाँ पे पूछ क्या रहा है? एयर की बात कर रहा है। तो हमें क्या होगा? 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32/12 इंटू 100/23। जब कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? केजी ऑफ एयर आ जाएगा। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ये क्या है कि 1 kg ऑफ कार्बन रिक्वायर्स, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 11.6 kg ऑफ एयर रिक्वायर्ड। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सीटेन नंबर ऑफ फ्यूल इज ए मेजर ऑफ इट्स। सीटेन नंबर क्या मेजर करता है? विस्कोसिटी, वोलाटिलिटी, इग्निशन क्वालिटी या एपीआई स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो जो सीटेन नंबर होता है, सीटेन नंबर हमारा क्या बताता है? ये डीजल इंजन की क्वालिटी को बताता है, डीजल इंजन की। तो ये इग्निशन क्वालिटी बताता है। अगर ये हमारा ऑक्टेन नंबर होता, क्या होता? ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर हमारा क्या बताता है? पेट्रोल की इग्निशन क्वालिटी को बताता है। पेट्रोल जो होता है, पेट्रोल फ्यूल, उसकी इग्निशन क्वालिटी को बताता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑक्टेन नंबर फॉर आइसो ऑक्टेन इज,
पूछ रहा है कि आइसो ऑक्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ये हमारा क्या किसके लिए यूज होता है, पेट्रोल इंजन के लिए। तो पेट्रोल इंजन की जो रेटिंग होती है वो आइसो ऑक्टेन से नॉर्मल हेप्टेन होता है। और जो नॉर्मल हेप्टेन होता है इसका जो ऑक्टेन नंबर होता है 0, और आइसो ऑक्टेन का ऑक्टेन नंबर होता है 100। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। Which part of a petrol engine would need modification if the engine is to be made to run on LPG? अब यदि हम पेट्रोल इंजन को एलपीजी से रन कराएं तो इंजन का कौन सा पार्ट में हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो देखो, जब हम पेट्रोल इंजन को एलपीजी से रन कराएंगे तो हमें इंजन के कार्बोरेटर पार्ट को रिप्लेस करना होगा। एक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है रोटामीटर, उससे अगर हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारा जो पेट्रोल इंजन है वो किससे रन करने लगेगा, एलपीजी से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पिस्टन नो, क्रैंकशाफ्ट नो, वाल्व्स नो, क्या हो जाएगा, कार्बोरेटर को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। द कमर्शियली अवेलेबल पेट्रोल इन इंडिया हैज ऑक्टेन नंबर। जो इंडिया में पेट्रोल अवेलेबल है उसका ऑक्टेन नंबर जनरली कितना होता है, वो होता है हमारा 85 से या 90 के अराउंड होता है। जो हमारा ऑक्टेन नंबर होता है वो 80 से 90, या आप कह सकते हो 85 से 90 के अराउंड होता है, ये अवेलेबल होता है। अगर यही हम बात करें कि प्रीमियम क्वालिटी की पेट्रोल, अगर हमें प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल लेना है, प्रीमियम क्वालिटी के लिए पेट्रोल के लिए इसका ऑक्टेन नंबर कितना रहता है, 93 से 94। एक पेट्रोल आता आपका जो स्पीड 97, ये हमारा यूज होता है फेरारी या रॉयल्स रॉय, इन सब गाड़ियों में क्या कौन सा पेट्रोल यूज होता है, स्पीड 97। आंसर क्या हो जाएगा, 6 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैविंग रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन, कौन से फ्यूल के पास हैविंग द मैक्सिमम, कह रहा है कि मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू डिटोनेशन, इसका मतलब है कि किसके पास मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर है। यहाँ पे क्या दिया है, सारे फ्यूल्स किसके दिए हैं, पेट्रोल इंजन या के दिए हुए हैं। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर किसके पास है, मैक्सिमम ऑक्टेन नंबर किसके पास होगा। नॉर्मल हेप्टेन इसके लिए तो 0 होता है, बेंजीन और टॉलिन की हमें नहीं पता, आइसो ऑक्टेन का हमें पता है, आइसो ऑक्टेन का 100 होता है, तो मैक्सिमम 100 ही होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 7th का डी। द केमिकली करेक्ट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो फॉर पेट्रोल इज 18:1, 11:1, 14.8 रेशियो 1, 15 रेशियो 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 14.8 रेशियो 1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका इसका मीनिंग क्या है कि इन ऑर्डर टू बर्न कंप्लीट 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए, 1 kg फ्यूल को बर्न करने के लिए हमें क्या कितना 14.8 kg ऑफ एयर की रिक्वायरमेंट होगी। इसलिए यहाँ पे हमारा जो स्टोइकियोमेट्रिक क्या है, 14.8 रेशियो 1। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच द ऑयल सीजेज टू फ्लो व्हेन कोल्डेड इज नोन एज, कह रहा है कि वह लोवेस्ट टेम्परेचर क्या होगा जहाँ पे ऑयल सीज कर जाए, यानी कि ऑयल क्या है, फ्लो ना करे, ऑयल हमारा फ्लो ना करे। ऐसा कब होगा, जब टेम्परेचर हमारा फ्लैश पॉइंट पे हो, फायर पॉइंट पे हो, क्लाउड पॉइंट पे हो, पोर पॉइंट पे हो। तो ऐसा कब होता है, जब हमारा टेम्परेचर क्या है, क्लाउड पॉइंट पे हो। देखो, क्लाउड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे जो वैक्स इन डीजल, डीजल इंजन में जो वैक्स होता है ये हमारा क्या बना लेता है, ये क्लाउडी अपीयरेंस बना लेता है, ये क्लाउडी अपीयरेंस बना लेता है। जब ये क्लाउडी अपीयरेंस बना लेता है और उसके बाद क्या होता है कि ये जो इसकी थिकनेस है, थिकनेस इंक्रीज कर जाती है, फ्यूल की जो थिकनेस है, थिकनेस क्या इंक्रीज कर जाती है, इसकी वजह से इसका जो फ्लो होता है वो इम्पॉसिबल होता है, उतना फ्लो नहीं हो पाता है। इसलिए इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। द वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस, द वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस ऑफ ड्राई प्रोडक्ट ऑफ कंबस्शन, कह रहा है कि वैल्यूमेट्रिक एनालिसिस कंबस्शन का, बट किसके लिए, ड्राई प्रोडक्ट का। तो क्या होगा इसके लिए, बम कैलोरीमीटर,
विस्कोसिटी मीटर या ऑरसेट ऑपरेटस या कैलोरी मीटर। तो इसके लिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑरसेट ऑपरेटस। द बम कैलोरीमीटर इज एन apparatus टू मेजर द, बम कैलोरीमीटर क्या मेजर करता है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, नो। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड गैसियस फ्यूल्स, नो। कैलोरीफिक कैलोरीमेट्रिक कंपोजिशन ऑफ एनी सॉलिड बम मटेरियल, नो। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड आर लिक्विड फ्यूल्स, यस। जो हमारा बम कैलोरीमीटर होता है ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का मेजर करता है। Which of the following is the highest and most volatile liquid fuel? ये उनका रेशियो दिया है, एयर फ्यूल रेशियो दिया हुआ है। अब इसमें से पूछ रहा है कौन सा फ्यूल सबसे ज्यादा वोलाटाइल है। इसका रेशियो 6:1 हो, 12:1 हो, 9:1 हो या 15:1 हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9:1। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो आंसर इसका क्या हो जाएगा बी। जो हमारा इथेनॉल होता है, इथेनॉल होता है उसका जो एयर फ्यूल रेशियो 9:1 के अराउंड होता है। इसी की वजह से यहाँ पे हमारा जो सबसे ज्यादा मोस्ट वोलाटाइल होता है वो क्या हो जाएगा, बी, 9:1। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ फ्यूल आर, फ्यूल का जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन फास्फोरस एंड सल्फर, नो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन ही तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो हमारे, वही हमारे क्या होते हैं, मेजर फ्यूल्स होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन। विच टर्म बेस्ट रिप्रेजेंट्स द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कौन रिप्रेजेंट करता है, किलो कैलोरी, किलो कैलोरी पर केजी, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर, किलो कैलोरी पर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा किलो कैलोरी पर केजी। आइसो ऑक्टेन हैज ऑक्टेन नंबर, जीरो होता है, नो जीरो तो क्या किसके लिए होता है, नॉर्मल हेप्टेन के लिए होता है, नॉर्मल हेप्टेन के लिए होता है। 50 नो, 100 यस। ये क्या हो जाएगा, आइसो ऑक्टेन हैज ऑक्टेन नंबर ऑफ 100। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। ए हीट इंजन यूटिलाइजेज द calorific value of oil, low heat value of oil, high heat value of oil या मीन हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। हीट इंजन हमारा क्या यूटिलाइज करता है, ये यूटिलाइज करता है लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। इथाइल फ्यूल इज यूज्ड, इथाइल फ्यूल यूज होता है टू इंक्रीज द ऑक्टेन रेटिंग ऑफ फ्यूल, टू इंक्रीज द सीटेन रेटिंग ऑफ फ्यूल, एज ए डिफ्रोस्टिंग एजेंट, एज ए सुपीरियर टाइप ऑफ फ्लूइड कंपेयर टू अदर्स। देखो जो हमारा इथेनॉल होता है, आपने सुना होगा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग, अभी काफी न्यूज में सुना होगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग क्या होता है, एक टाइप का अल्कोहल ही है, और इसका क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं हम फ्यूल में। तो उससे उससे क्या होता है, जब इसको हम मिक्सिंग करते हैं तो उसकी क्या होती है, इफिशियंसी इंप्रूव हो जाती है। तो इस इम्प्रूव क्यों होती है, क्योंकि उसका ऑक्टेन रेटिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। जब हम इथेनॉल को मिक्स करते हैं, इथेनॉल का मिक्सिंग होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इथेनॉल ब्लेंडिंग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका ऑक्टेन रेटिंग क्या है हमारा, इंक्रीज कर जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा ये, एल्कोहल विच इज ए लिक्विड फ्यूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, एल्कोहल जो है विच इज ए लिक्विड फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम कैसे प्राप्त होता है, बाय द डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल, वेजिटेबल मैटर्स, बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, या नन ऑफ दीज। देखो जैसा कि हमें पता है कि अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हमें पता हैं, बट जो मेजर तरीका है, मेजर मेथड यूज होता है अल्कोहल बनाने का, वो होता है वेजिटेबल मैटर्स बाय द फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस से अल्कोहल बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी। द डीजल ऑयल इज ऑब्टेन ड्यूरिंग डिस्टिलेशन प्रोसेस बिटवीन द टेम्परेचर लिमिट्स। जो हमारा डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट हमें फ्यूल मिलते हैं।
बट यहाँ पे किसके लिए पूछा है, डीजल के लिए। तो डीजल के लिए हमारा जो फ्यूल अवेलेबल होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस में, वो 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे अवेलेबल होता है। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज बेस्ड ऑन, कैलोरीफिक वैल्यू किस पे बेस्ड होती है, 1 kg ऑफ फ्यूल, 1 kg पर मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, 1 मीटर क्यूब ऑफ फ्यूल, या इट्स स्पेसिफिक वैल्यू। देखो जो हमारा कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो क्या डिफाइन होती है, इट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ, ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 kg ऑफ फ्यूल। यानी कि फ्यूल के 1 kg के कंप्लीट कंबस्शन से जो हीट हमें रिलीज होती है, जो हीट हमें अवेलेबल होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू। आंसर क्या हो जाएगा, ए। फॉर कंबस्शन ऑफ गैसियस फ्यूल्स द फॉलोइंग इज ऑफ ग्रेट यूज। इसका यूज करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स का, डाल्टन्स लॉ का, ब्रेटॉन साइकिल का, या एवोगैड्रो हाइपोथेसिस का। किसके लिए, कंबस्शन ऑफ गैसियस फ्यूल के लिए। ये भी नहीं होगा, डाल्टन्स लॉ भी नहीं होगा, ब्रेटन साइकिल भी नहीं होगा। ये होगा आंसर हमारा क्या, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। एक्चुअल में क्या है कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये बताता है हमें कि कंबस्शन के लिए हमें कितना नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड है, किसी भी फ्यूल को बर्न करने के लिए, या कि उसको बर्न करने के लिए, कंबस्शन के लिए कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायरमेंट होगी, मिक्स बर्निंग के लिए कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड होगा, वो क्या बताता है हमारा एवोगैड्रो नंबर। इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी। The air-fuel ratio used in the normal operation of SI and CI engine are excess air for CI around stoichiometric of SI, excess air of CI and SI around stoichiometric of fuel, both SI and CI, very rich mixture of SI and lean mixture of CI। इसका आंसर क्या हो जाएगा, excess air of CI and around stoichiometric for SI। Air cooled engine efficiency is dash dash than as water cooled engine for the same power rating। कह रहा है कि सेम पावर रेटिंग के लिए, किसके लिए, सेम पावर रेटिंग के लिए एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड इंजन की इफिशियंसी ज्यादा होगी। तो इफिशियंसी किसकी ज्यादा होगी, एयर कूल्ड वाटर, एयर कूल्ड जो सिस्टम इंजन होंगे उसकी इफिशियंसी ज्यादा होगी। किसके लिए, सेम पावर आउटपुट के लिए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा वाटर सिस्टम है ये थोड़ा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसके लिए हमें क्या होता है, लार्जर स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इसका क्या एफिशिएंसी क्या होता है, कम होता है कंपेयर टू एयर कूल्ड सिस्टम से। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मोर होगा। एयर कूल्ड इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। इन एन आईसी इंजन द टाइप ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड फॉर बियरिंग इज मेनली। आईसी इंजन में बियरिंग के लिए हम कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, इट इज अ बाउंड्री, या मिक्स्ड फिल्म, या फिर हाइड्रोडायनेमिक, या फिर स्टैटिक। तो देखो हमें पता है कि जो बियरिंग के लिए ये होता है, बियरिंग के लिए हम हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं। इन मल्टी सिलेंडर हैवी ड्यूटी इंजन मेनली लुब्रिकेशन सिस्टम इज यूज्ड। मल्टी सिलेंडर हैवी ड्यूटी इंजन के लिए, अभी किसके लिए पूछ रहा है, ये हैवी ड्यूटी इंजन के लिए पूछ रहा है। इसमें हम कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम यूज करते हैं, प्रेशर फीड, स्प्लैश, स्प्लैश एंड वेट सम्प, स्कूप फीड। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेशर फीड, या इसे को हम क्या बोलते हैं, फोर्स फीड बोलते हैं। एयर कूलिंग इज मोस्टली प्रिफर्ड फॉर, एयर कूलिंग किसके लिए प्रेफर किया जाता है, हैवी ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स के लिए, या फिर मोटरसाइकिल्स के लिए। देखो जो हमारा एयर कूलिंग सिस्टम है ये हमारा किसके लिए प्रेफर किया जाता है, मोटरसाइकिल्स के लिए। द स्प्लैश सिस्टम इज नॉट यूज टू लुब्रिकेट टैपल टैपेट्स, गियर टीथ एंड रोलर बियरिंग, कैमशाफ्ट, पिस्टन रिंग्स। तो ये टैपेट्स के लिए भी यूज किया जाता है स्प्लैश सिस्टम, कैमशाफ्ट के लिए भी यूज किया जाता है,
पिस्टन रिंग के लिए भी स्प्लैश सिस्टम यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, गियर टीथ एंड रोलर बियरिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग इंजीनियरिंग विथ रजनीश। आपको लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जो एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जाम 14 ऑफ नवंबर से लेकर 16 ऑफ नवंबर तक का होगा, उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।